नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि एक अकेली विधानसभा सीट की कहानी हमें पूरे देश की राजनीति और शासन के बारे में कुछ गहरा सिखा सकती है? आज हम अखबार की सुर्खियों और नारों से बहुत आगे उत्तराखंड की सॉल्ट विधानसभा सीट की सियासत और जमीन की हकीकत में उतरेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये जमीन, लोगों और उनके भरोसे की कहानी है जिसे हम डेटा की मदद से समझेंगे ताकि एक ऐसे नेतृत्व का खाका तैयार हो सके जो सच में लोगों के लिए काम करे। तो हम इस सफर पर चलेंगे कैसे? इसके 6 पड़ाव हैं। हम जमीन की सच्चाई और लोगों की जिंदगी को समझने से शुरुआत करेंगे। फिर हम चुनावी आंकड़ों के समंदर में उतरेंगे। हम उस राजनीतिक गतिरोध को समझेंगे जो सालों से बना हुआ है। इसके बाद हम बदलाव के लिए ठोस रणनीतिक रास्ते खोजेंगे, एक 90 दिन का एक्शन प्लान तैयार करेंगे और आखिर में इस पूरी मेहनत को शासन के असली मकसद से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी और लोगों को समझना पड़ता है। राजनीति की शुरुआत एक्सेल शीट से नहीं, बल्कि खेत, घर और गांव की चौपाल से होती है। तो कोई भी आंकड़ा देखने से पहले आइए समझते हैं कि सॉल्ट के लोगों के लिए जमीनी हकीकत क्या है, उनकी सुबह कैसी होती है और उनकी रातों में कौन सी चिंताएं होती हैं। ये है सॉल्ट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का एक पहाड़ी ग्रामीण इलाका। आप देख सकते हैं यहाँ गांव दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, पहाड़ों की ढलानों पर बसे हुए। यहाँ का भूगोल सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी तय करता है। सड़कें बनाना मुश्किल है, अस्पताल पहुंचाना मुश्किल है, स्कूल चलाना मुश्किल है। यहाँ की जिंदगी का हर पहलू पहाड़ों से जुड़ा है और यही जुड़ाव यहाँ की राजनीति को भी आकार देता है। अगर सॉल्ट की हर कहानी का सार एक शब्द में कहना हो तो वो है संघर्ष। परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई। ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, ये अपने स्वाभिमान को बनाए रखने, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने और अपनी जड़ों से उखड़ने की मजबूरी के खिलाफ एक रोज का संघर्ष है। यही वो धुरी है जिसके चारों ओर यहाँ का हर वोट, हर उम्मीद और हर निराशा घूमती है। तो ये संघर्ष जमीन पर दिखता कैसे है? यहाँ के लोगों की सबसे गहरी शिकायतें हैं स्थानीय नौकरियों की भयानक कमी, और इसका सीधा नतीजा युवाओं का पलायन। हर घर में एक कहानी है, एक बेटे या बेटी की जो काम के लिए शहर चला गया। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। फिर हैं वो समस्याएं जो सालों से जस की तस हैं, टूटी फूटी सड़कें, एक डिस्पेंसरी जिसमें शायद ही कभी डॉक्टर मिले और पानी के नल जो गर्मियों में सूख जाते हैं। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान पर चोट है। उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। अब जरा यहाँ की सामाजिक बनावट को देखिए। ज्यादातर आबादी पहाड़ी राजपूत और ब्राह्मण समुदाय की है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 23% अनुसूचित जाति समुदाय का है। चुनावी गणित में ये वो समुदाय है जो अक्सर नतीजों की दिशा तय करता है। ये एक स्विंग ब्लॉक है, यानी एक ऐसा समूह जिसका भरोसा जीतना किसी भी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने की चाबी है। उनका वोट किसी के लिए पक्का नहीं है, वो उसे दिया जाता है जो उनकी जरूरतों और सम्मान का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। हमने जमीन की बात सुनी, लोगों की आवाज महसूस की। अब वक्त है चुनावी आंकड़ों पर एक नजर डालने का, क्योंकि भावनाएं और संख्याएं जब एक साथ मिलती हैं तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। आइए देखते हैं कि सॉल्ट की कहानी नंबरों की जुबानी कैसी लगती है। 8.18%, ये 2022 के चुनाव में जीत और हार का अंतर था। सुनने में ये शायद छोटा लगे, लेकिन चुनावी मैदान में ये एक पहाड़ जैसा फासला है। इसे पार करने के लिए हजारों वोटों को एक पाले से दूसरे पाले में लाना पड़ता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि लड़ाई बहुत करीबी है और एक छोटी सी चूक या एक सही रणनीति नतीजा पूरी तरह से बदल सकती है। और ये दूसरा अहम आंकड़ा है 46.05%। ये 2022 में हुआ मतदान था, मतलब आधे से ज्यादा मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। जब वोटिंग इतनी कम होती है तो इसका सीधा फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसके पास अपने समर्पित वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाने की क्षमता होती है। ये आंकड़ा कहीं न कहीं निराशा और उदासीनता की भी कहानी कहता है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए। ये पिछले 2 दशकों की कहानी कहती है। 2002 और 2007 में मुकाबला बराबरी का था, लेकिन 2012 में देखे एक बड़ा बदलाव आया। बीजेपी का वोट शेयर अचानक बढ़ा और लगभग 50% के करीब पहुंच गया, और तब से वो उसी स्तर पर बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 39 से 44% के बीच आकर ठहर सा गया है। और एक और बात देखिए, 2007 के बाद से मतदान प्रतिशत लगातार गिरा है। तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर जहां हैं वहां अटके क्यों हुए हैं?
साउथ की राजनीति में ये गतिरोध क्यों पैदा हो गया है, जहां एक पार्टी एक सीमा को पार नहीं कर पा रही है और दूसरी अपनी बढ़त बनाए हुए है? चलिए इस राजनीतिक ठहराव के कारणों की पड़ताल करते हैं। यहां कुछ पैटर्न बिल्कुल साफ हैं। पहला, 2012 के बाद बीजेपी ने एक कोर वोट बना लिया है जो लगभग 50% है। कोर वोट का मतलब है वो समर्पित समर्थक जो हर हाल में पार्टी को ही वोट देगा। दूसरा, कांग्रेस एक पठार पर पहुंच गई है, वो 44% की सीमा को नहीं तोड़ पा रही है। तीसरा, जैसा हमने देखा, गिरता हुआ मतदान संगठित पार्टी यानी बीजेपी की मदद कर रहा है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, 23% अनुसूचित जाति समुदाय ही वो कुंजी है जो इस गतिरोध को तोड़ सकता है। यही वो समूह है जिसका विश्वास जीतकर उस 8% के फासले को पाटा जा सकता है। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना होगा, ये सारे आंकड़े, ये विश्लेषण, इनका मतलब क्या है? देखिए, हमारे लोकतंत्र की नींव सूचित सार्वजनिक संवाद पर टिकी है। इसका मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम लोगों की शिकायतों को, उनकी तकलीफों को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ सुने। डेटा तभी सार्थक है जब वो हमें लोगों की अनकही आवाज सुनने में मदद करे, ना कि उन्हें सिर्फ एक नंबर बना दे। इस जमीनी और चुनावी समझ के आधार पर अब हम रणनीति की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता क्या हो सकता है? इसे समझने के लिए हम एक SWOT विश्लेषण का इस्तेमाल करेंगे, यानी पार्टी की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों का एक ईमानदार मूल्यांकन। कांग्रेस की अपनी स्थिति देखें। ताकत है रंजीत रावत जैसा एक अनुभवी उम्मीदवार जिसकी अपनी पहचान है और कुछ मौजूदा जातीय समीकरण जो उनके पक्ष में हैं। लेकिन कमजोरी बहुत बड़ी और स्पष्ट है। 2007 के बाद से यहां कोई जीत नहीं मिली है और बीजेपी के बूथ स्तर के संगठन के सामने कांग्रेस का जमीनी ढांचा बहुत कमजोर है। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के नाम पर नहीं, बल्कि बूथ पर बैठे कार्यकर्ता के दम पर जीते जाते हैं। अब चुनावी मैदान को देखिए। सबसे बड़ा अवसर है लोगों में मौजूद गहरी नाराजगी और स्थानीय मुद्दों पर सत्ता विरोधी भावना। सड़कें, नौकरी, पानी, ये वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी यही है। बीजेपी की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की लहर और बड़े राष्ट्रीय मुद्दे इन छोटे लेकिन जरूरी स्थानीय मुद्दों को आसानी से डुबो सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वो चुनाव को स्थानीय बनाए रखे, जबकि बीजेपी उसे राष्ट्रीय बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस पूरी समझ के बाद अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्शन प्लान। सिर्फ विश्लेषण से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए एक ठोस, समय पर आधारित योजना चाहिए। यह है एक 90 दिवसीय ब्लूप्रिंट जो सॉल्ट में चुनावी समीकरण को बदलने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। इसे हम विन बैक लैडर यानी वापसी की सीढ़ी कह सकते हैं। इसके 4 कदम हैं और हर कदम दूसरे पर टिका है। पहले 30 दिन लिसनिंग टूर्स यानी गांव-गांव जाके सिर्फ और सिर्फ लोगों की बात सुनना। कोई भाषण नहीं, कोई वादा नहीं। इसके साथ ही हर बड़े गांव में शिकायत निवारण सेल बनाना। अगले 30 दिन इन शिकायतों के आधार पर युवा और रोजगार अभियान चलाना। और आखिरी 30 दिन एक तेज डिजिटल अभियान की तैयारी जो आपकी बात को हर घर तक पहुंचाए। इस पूरे अभियान को एक नारे में पिलोना जरूरी है। हमारा सुझाव है सॉल्ट की इंतखाबात, रंजीत पर भरोसा। ये नारा 2 काम करता है। पहला, ये चुनाव को सॉल्ट का अपना चुनाव बताकर स्थानीय बनाता है। दूसरा, ये इसे रंजीत पर भरोसे का चुनाव बताकर व्यक्तिगत बनाता है। ये लड़ाई दिल्ली या देहरादून की नहीं, ये सॉल्ट के भरोसे की लड़ाई है। और हां, जब हम डिजिटल अभियान की बात करते हैं तो एक बात बहुत साफ होनी चाहिए। लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए उनके विश्वास की जरूरत होती है। और यह विश्वास उनकी सहमति लेने और उनकी निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान करने से बनता है। यह हमारे कानूनी ढांचे का भी एक मूल सिद्धांत है। किसी का फोन नंबर या डेटा सिर्फ एक टूल नहीं है, यह किसी व्यक्ति की निजी जानकारी है। इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और सहमति से ही होना चाहिए। तो ये डिजिटल रणनीति जमीन पर कैसे उतरेगी? बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, जहां स्थानीय कार्यकर्ता भरोसेमंद जानकारी साझा कर सकें। स्थानीय आंकड़ों के साथ छोटी छोटी फैक्ट चेक रील्स बनाना जो गलत सूचना का मुकाबला करें। ऐसी सामग्री बनाना जो हल्की हो, तस्वीरें, 15 सेकंड के वीडियो, ताकि कम डेटा में भी आसानी से शेयर हो सके। और जोर सिर्फ पैसे देकर चलाए जाने वाले विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक शेयरिंग पर होना चाहिए, यानी जब लोग आपकी बात को अपना मानकर खुद आगे बढ़ाएं। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। ये सारी रणनीति, ये अभियान, ये जीत की कोशिश आखिर किस लिए? राजनीति का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीतना?
नहीं, इसका असली मकसद है जनादेश को शासन में बदलना, ताकि जिन समस्याओं से हमने शुरुआत की थी उन्हें हल किया जा सके। जरा कल्पना कीजिए, चुनाव जीत लिया गया, जश्न हो गया, ढोल नगाड़े बज गए, अब क्या? एक नेता उस जीत को, उस जनादेश को लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा के ठोस सुधारों में कैसे बदलता है? टूटी सड़क को पक्की सड़क में, खाली डिस्पेंसरी को चलते फिरते अस्पताल में और पलायन करते युवा को स्थानीय रोजगार में कैसे बदला जाता है? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर राजनीति विफल हो जाती है। याद रखिए, एक राजनीतिक रणनीति सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये शासन का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है। अभियान के दौरान की गई लिसनिंग टूर ही सरकार के पहले 100 दिनों का एजेंडा बनती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.